नमस्कार, मैं हूं जल्पा क्षत्रिय और आप देख रहे हो के न्यूज नेशनल। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण में 16 जिलों की 59 सीटों पर मतदान होना है। इनमें पश्चिमी यूपी के 5 जिले फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, कासगंज और हाथरस शामिल है। इसके अलावा अवध क्षेत्र के 6 जिले कानपुर, कानपुर देहात, औरैया, कन्नौज, इटावा और फर्रुखाबाद में भी चुनाव होना है। तो वहीं प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के 5 जिलों यानी कि झांसी, जालौन, ललितपुर, हमीरपुर और महोबा में भी मतदान होगा। अब देखना यह होगा कि इस बार किसे यहां पर जनता मत देती है, और यही हमारा आज का मुद्दा है। और हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा के लिए जुड़ चुके हैं राजनीतिक विशेषज्ञ जयवंत पंड्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं, कांग्रेस की ओर से मलिक जावेद अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी की ओर से चिंतन राव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विशेषज्ञ प्रकाश कापड़िया भी कुछ ही देर में हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ जाएंगे, वो जुड़ चुके हैं। आप सभी का स्वागत है के न्यूज में। आपसे यहाँ पर शुरुआत करना चाहूंगी जयवंत जी, अगर ये तीसरे चरण की हम बात करते हैं, वो 59 सीटों की बात करते हैं, तो पिछले बार के अगर गणित देखें, उनकी सीटें देखें, तो सर्वाधिक जो सीटें हैं वो बीजेपी की तरफ ही थी। जी, आपकी बात सही है। मैं नहीं भूलता हूँ तो 59 में से 49 बीजेपी की थी। और ये ऐसे क्षेत्र है जहाँ पर यादव बहुल जिले हैं, तो समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। और इटावा उनका मतलब वो है गढ़ माना जाता है, मैनपुरी है। ये सब गढ़ होने के बावजूद भी पिछली बार जो हिंदुत्व की लहर थी, तो उसके कारण पूरा मतलब जो मत है वो बीजेपी के पक्ष में गया था, उनकी फेवर में गया था। और 59 में से 49 बैठक उनको मिली थी। लेकिन इस बार स्थिति क्या होगी ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन सब अपनी तरफ से जोर लगा रहे हैं। और एक 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 जो तुरुप का इक्का ऐसा कहा जाता है हिंदी में, वो एक निकल के अभी आया है। वो उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा शायद, राजा भैया। तो ये एक जो एक 100 बैठक है उस पर चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी का नाम है जनसत्ता लोकतांत्रिक पार्टी। लेकिन उनकी जो विचारधारा है वो पूरे की पूरी बीजेपी के फेवर में जाती है। तो उन्होंने जो अभी भी इंटरव्यूज दिए है उसमें जो बातें की है वो बीजेपी के फेवर में, मतलब बीजेपी की सेम आइडियोलॉजी है। और उनको पूछा गया था कि आप तो आपकी पार्टी का नाम बीजेपी होता तो क्या होता, तो बोले कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी को ही एक थप्पा लगा दिया गया है कि राष्ट्रवाद बीजेपी के ही पास होना चाहिए। तो उन्होंने ये बात कही है। तो ये जो एक दूसरे चरण के बाद ये जो हुई है घटना, तो मुझे लगता है कि इसके कारण काफी कुछ बदलेगा जो समीकरण है। और एक पूर्वांचल के एक बड़े नेता भी बीजेपी में शामिल हुए, उसका नाम मैं भूल गया हूँ अभी। तो अभी समीकरण काफी कुछ बदल रहे हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जी बिल्कुल, मलिक जी आपके और यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर इस चरण की बात करें तो हाथरस भी अभी चुनाव वहां पर भी होगा। अगर इस बार कांग्रेस के मुद्दे की बात करें तो कांग्रेस का मुद्दा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, क्या लगता है इस बार, क्योंकि हाथरस भी शामिल है? बिल्कुल, और हम पुरजोर तरीके से लड़ रहे हैं। लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। जो थर्ड फेज का चुनाव है ये 59 सीटों पे है, और इसमें जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि सपा के लोग गुंडा राज चलाते हैं, और जो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है 36% लोग, एडीआर की रिपोर्ट का मैं हवाला दे रहा हूं, 36% दागियों को टिकट जो है वो बीजेपी ने दिया है, और 36% दागियों को टिकट समाजवादी पार्टी ने दिया है। और आप पार्टी के भी मेरे साथी हैं, उन्होंने 11% दागियों को टिकट दिया है। आज कानपुर में स्मृति सबसे कम है ना जी। तो, लेकिन आप तो राजनीति बदलने आए थे, एक तो वो मैं आपको बताना चाह रहा हूं आज किस तरीके से स्मृति ईरानी को अपनी रोड शो बंद करना पड़ा। तो भाजपा के लोग भाग चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में उनका कुछ बचा नहीं है। और योगी जी किस तरीके से इटावा में उन्होंने जो एक रैली की और फिर बाद में फोटोशॉप पिक्चर उन्होंने वायरल कराई, तो लोग जान चुके हैं किस तरीके से लोग त्रस्त है भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से। तो मैं यही कहना चाहूंगा, कांग्रेस बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। भारतीय जनता पार्टी हार चुके हैं, यहाँ पे टक्कर आपको देखने को मिलेगी।
कांग्रेस और सपा गठबंधन के बीच। जल्पा जी। जी, आपकी और यहाँ पर लौटना चाहूंगी चिंतन जी, क्योंकि यहाँ पर इस बार यूपी की बात करें तो आम आदमी पार्टी भी मैदान में है, और तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं बीजेपी को सर्वाधिक सीटें पहले मिली थी, जो कि रहा वो भाजपा का नहीं लेकिन समाजवादी पार्टी का गढ़ है। और क्योंकि ये बार समाजवादी पार्टी भी काफी चुनाव प्रचार प्रसार में एक्टिव नजर आ रही है, तो माना तो ये जा रहा है कि बीजेपी और सपा के बीच में कड़ा मुकाबला होगा। एक भाई जो है उन्होंने जो एक हमें बात करी उसका मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ आपके माध्यम से। इनको तो बोलना पड़ेगा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो तो बहुत ही अच्छा कर रही है, पर उनको डिफेंड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि जब उनका बेटी हूँ वो वाला जो कैंपेन है, लड़की हूँ और लड़ सकती हूँ वाला कैंपेन, उसकी पोस्टर गर्ल खुद वहां से चली गई उनकी पार्टी में से। उनके पंजाब के सीएम जो है वो बोल रहे भैया और बाबू वाला जो उनका कमेंट था, वहां पे उनकी जो पार्टी की मुखिया जो हैं वहां पे वो बाजू में खड़े होकर तालियां बजा रही थी। वो किस मुंह से अपने पार्टी के वहां पे लड़ने की बात कर रहे हैं, वो तो मुश्किल है समझने का। अब मैं आपकी बात पे आता हूँ। तो जहां तक ये बीजेपी का मामला है, आपने कहीं पे भी सुना ये बेरोजगारी के बारे में, महंगाई के बारे में, आम जनता को जो भी प्रश्न छू रहा है उसके मामले में आपने कुछ भी सुना? उनके इस कैंपेन में नहीं सुना होगा। अब आखिर में जाके भी आपने ये देखा होगा कि ये जो हिजाब वाला मामला आ गया पूरा पिक्चर में, उसके अलावा आपने ये जो अभी आज शाम को ये एक नया वो डेवलपमेंट जो आपने सुना होगा कि मोदी जी के ऊपर वो हमला होने वाला था और ये सब चीजें अभी आने लगी। जी, वो तो ये आप चीजें समझें कि ये चीजें कहां से इलेक्शन के वोटिंग के टाइम पे एक दिन पहले 2 दिन पहले आ जाती है, ये कहां से प्लांट होती है, कैसे बातें आती है, ये समझना मुश्किल हो जाता है। तो मैं समझ सकता हूं कि इनको भी आके बातें करना, अपने पक्ष को डिफेंड करना बहुत मुश्किल होता है। जहां तक आम आदमी पार्टी का सवाल है, हम लोग पूरे 403 सीटों पे हम लोग लड़ रहे हैं। विकास हमारा एजेंडा है, राजनीति करना नहीं है, राजनीति को बदलने आए हैं। तो यही हमारी बातों के साथ हम आगे बढ़ गए। जी, प्रकाश जी आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर 2017 की बात करें तो अखिलेश यादव और शिवपाल के बीच में जो वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी को भुगतना पड़ा था, इसीलिए अखिलेश यादव की बात करें तो इस बार उन्होंने अपने चाचा शिवपाल को भी अपने साथ ले लिया, ताकि अब देखा यह जा रहा है कि अखिलेश के लिए उनके चाचा शिवपाल भी मत मांगते हुए नजर आए। और उसके अलावा अगर यहाँ पर देखें तो मैनपुरी की करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव चुनाव लड़ रहे हैं, और जहां पर सामने बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सत्यपाल सिंह बघेल को मैदान में उतारा है, जो कि एक ओबीसी नेता है। यानी यहाँ पर अगर ये सीटों की बात करें तो कुछ क्षेत्र में यादव की मतभेद का प्रभुत्व ज्यादा है और कहीं पर ओबीसी का प्रभुत्व। इसमें जो अभी तीसरे चरण में जो मतदान होगा उसमें जो ओबीसी और यादव मतों का महत्व रहेगा, और तीसरा महिलाओं के मत का भी महत्व रहेगा। और ये जो तीसरे चरण में इसमें 45% जो क्रिमिनल लोग हैं उनको समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया है, और 48% बीजेपी ने टिकट दिया है। तो ये जो प्रत्याशी जो क्रिमिनल प्रत्याशी है उसको जो है प्रजा को थोड़ा अलर्ट रहेगी। और पहले जो यूपी में हुआ है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की परिस्थिति बिगड़ी हुई थी उसको प्रजा भूल नहीं पाएगी। और प्रजा ये इकोनॉमिक क्रिमिनल हो या जो हार्डकोर क्रिमिनल लोग हैं उनको वैसे प्रत्याशी को, कोई भी पार्टी के हो, बीजेपी के हो चाहे समाजवादी पार्टी को, उनको दूर करके और मत देने का पसंद करेगी, ऐसा प्रजा का लक्ष्यांक है। तीसरी बात यह है कि महिलाएं इसलिए वोट देगी, वो महिलाओं को जो आकर्षित करने के लिए बीजेपी ने भी प्रयास किया है, कांग्रेस ने भी किया है। वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और मोदी जी ने ट्रिपल तलाक का मुद्दा है, हिंदू महिलाओं को बोला है तुमको मुस्लिमों से बचना हुए, तो उनकी महिलाओं की मानसिकता ऐसी है कि हम बीजेपी हमको बचा सकेगी कुछ भी ऐसा होगा तो। और जो कौमवाद का जो स्थान है वो भी महत्व का है इधर उत्तर प्रदेश में, कि इतने सारे धार्मिक स्थल है, और धार्मिक स्थलों का जो विकास डेवलपमेंट हुआ है वो भी चुनाव का एक मुद्दा है। पहले राम मंदिर हो या दूसरे जो कौमवाद को लेकर के और प्रचार हुए हैं। लेकिन इस बार जो ये तीसरे चरण की सीटें हैं
इसमें कुछ भी होवे, लेकिन महिलाओं का जो योगदान है वो महत्वपूर्ण रहेगा। और महिलाएं जो है वो ये हार्डकोर क्रिमिनल को वोट नहीं देगी, ऐसा मेरा अभिप्राय है जलपा जी। इसका जी बेनिफिट जो है कहीं ना कहीं जो बीजेपी और समाजवादी पार्टी की लड़ाई का जो प्रजा में मत बढ़ जाएंगे, भले यादव और वो जो ओबीसी भी है उम्मीदवार, जी लेकिन जो बटेंगे उसका बेनिफिट कांग्रेस को भी मिल सकता है और आम आदमी पार्टी को भी मिल सकता है। जी उसमें बंटवारा हो जाएगा, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जी परिवारवाद पर जो है उनके अंकल है या दूसरे जो यादव परिवार से है, कोई महिला भी यादव परिवार का अभी वो उनके नजदीकी महिला वो भी अभी बीजेपी में चले गए थे। तो प्रजा सब ध्यान रखती है और जागरूक है पहले से। 2017 में जो है अभी समीकरण बदले हुए हैं, तो बीजेपी को भी जो आशा होगी उससे काफी कम सीटें आएगी, ऐसा प्रजा महसूस करती है उत्तर प्रदेश की। जो तीसरे चरण में जो मत विस्तार आते हैं उनकी बात जी करता हूँ, ऐसा मेरा अभिप्राय है। जब जी बिल्कुल मलिक जी, यहाँ पर आपकी ओर लौटना चाहूंगी। अगर तीसरे चरण के वोटिंग की बात करते हैं तो हमने तो ये भी देखा कि योगी आदित्यनाथ हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, अमित शाह हो, वो वहां पर चुनाव करते नजर आए। अखिलेश यादव की बात करें तो उन्होंने तो एक दिन में 10-10 रैलियां तक की। यानी तीसरे चरण की जो गंभीरता है उसे हम समझ सकते हैं इसी बात से। बिल्कुल, बहुत इंपॉर्टेंट फेज है ये। यहां से ही डिसाइड होगा कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी। लेकिन मैं आपको अभी 2 दिन पहले नेशनल न्यूज़पेपर में खबर छपी थी जिसमें कहा गया है, मोहन भागवत जी का बयान छपा था, उसमें उन्होंने आईबी रिपोर्ट का हवाला दिया है और उन्होंने कहा है कि 2 फेज जो अभी उत्तर प्रदेश के पश्चिम उत्तर प्रदेश में हुए हैं उसमें भाजपा को केवल 17 सीट आ रही है। और मोहन भागवत जी ने आदेश पारित किया है कि संघ के लोग उत्तर प्रदेश में काम करें। तो आज जो भाजपा के लोग हैं वो जान चुके हैं कि दे आर लूजिंग द बैटल, बहुत बुरी तरीके से वो बैटल हार रहे हैं। और आप पार्टी के मेरे साथी हैं चिंतन जी, उन्होंने कुछ बात और कुछ सवाल मुझसे पूछे थे, मैं उसका जवाब देना चाहूंगा। ये कह रहे हैं कि चन्नी जी ने क्या कहा। चन्नी जी ने जो वो यूपी और बिहार को लेकर कहा था वो संजय सिंह और केजरीवाल जी को कहा था, क्योंकि वो पंजाब का माहौल बिगाड़ने जी का पर काम वो कर रहे नाम हैं। भी तो ले सकते थे ना चन्नी जी। मैं वो मिस इंटरप्रिटेट करते हैं ना लोग, तो मैं वही उनका बाद में स्पष्टीकरण आया है तो वही मैं बता रहा हूं आपको। और फिर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कुछ नहीं है, लड़की हूं, लड़ सकती हूं कि पोस्टर गर्ल चली गई। तो आज जो है आपको ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश में वो कितनी सीटों पे लड़ रही है। उन्होंने कहा 403 सीट पे लड़ रहे हैं और जो तीसरे फेज में उनके कैंडिडेट लड़ रहे हैं 59 में से केवल 49 सीट पर लड़ रहे हैं। और वो तो पार्टी जो बनी थी वो एक मूवमेंट से बनी थी और वो चाहते थे देश में साफ सुथरी राजनीति हो। लेकिन ये तो 11% लोगों जो दागी हैं उनको टिकट दे दिए हैं। और दूसरी, इनके जो फाउंडर हैं और एक्टिव मेंबर है अभी भी आप पार्टी के, कुमार विश्वास, उसने केजरीवाल जी पे जो आरोप लगाए हैं वो कितने संगीन हैं। उन्होंने देश तोड़ने की बात की है, पंजाब को बर्बाद करने की बात की है, और किस तरीके से वे अलगाववादियों के घरों में रातों को रुकते थे, उस पे चिंतन जी क्या कहना चाहेंगे, मैं ये भी जानना चाहूंगा। जलपा जी। देखिए जलपा जी, मैं आपके जी माध्यम से मेरे भाई को बताना चाहूँगा कि इसका जवाब तो हमारे शीर्ष जो हमारे नेतागण है उन्होंने दे दिया है। फिर भी हम उनको बताना चाहेंगे कि एकदम से अचानक से 3 साल बाद 4 साल बाद कुमार विश्वास जी को याद आ गया कि ऐसी भी बात हुई थी, और ये भी इलेक्शन के 1 या 2 दिन पहले। ठीक है, और इसको कांग्रेस ने भी पिकअप कर लिया, बीजेपी ने भी पिकअप कर लिया। ठीक है, उनका प्रेरोगेटिव है, बट ये इट इज अ मैलिशियस इंटेंशन इन सब में ऐसा लाइन। लेकिन कोई वो अगर आपकी लग रहा था पार्टी तो के पहले अभी भी भी बता मेंबर है। सकते थे। अरे सर, मैंने आपके बीच में ना बोला, मुझे भी तो सुन लीजिए। तो ये तो हमारा एक सीधा सा बात है कि ये चीजें अगर उनको लग रही थी डाउटफुल है तो ये पहले भी बता सकते थे। तो ये बात तो आप अभी छोड़ दीजिए। दूसरा कि आप कह रहे हैं आज हाथरस है, फिरोजाबाद है, कासगंज है, इटा है, मैनपुरी है, फरुखाबाद, कन्नौज, इटावा, औरैया, कानपुर देहात, कानपुर नगर, जलाओ, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, महोबा की ये 59 सीट्स के लिए हम लोग अभी ये जो इलेक्शन में ये वोटिंग के लिए इतने विस्तार जाने वाले हैं। पिछली बार तो 49 सीट्स जो आप इन्होंने बताया कि वो सही थी कि बीजेपी के पाले में गई थी, लेकिन इस बार ही बहुत मुश्किल होने वाला है, बिकॉज जनता को अभी ये डर सताने लगा है
कि ये जो बातें हो रही है वो पूरी जमीनी हकीकत पे उनको वो पूरी कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे। आम आदमी पार्टी का जो बात है, दिल्ली में जितने भी जी वादे हमने किए वो सारे के सारे वादे हमने पूरे भी किए हैं। दूसरी बात, ये मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कभी भी कि इनको अगर हम जनता को बेनिफिट देते हैं तो इन सब पार्टियों को मुश्किल क्या हो जाती है, उनको दिक्कत क्या आने लगती है। अगर हम बिजली के यूनिट्स फ्री देने की बात करते हैं, खैर जो कि बाद में समाजवादी पार्टी ने भी 300 यूनिट्स अनाउंस कर जी दिए, कॉपी कर ली हमारी बात। ठीक है, उनको पहले समझ में नहीं आता था, इतने साल तक उन्होंने राज किया जी, पर केजरीवाल जी ने तो अपने कहा था कि विस्तार में, पर फॉर्मूला उनको सिर्फ उन्हीं समझ के में नहीं पास है। आया आप इस जनता को भी दे सकते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो नेतागण है, जो भी ये एमपी है, एमएलए है, क्या उनको फ्री यूनिट्स नहीं मिलते बिजली के? आपको पता है उनको मिलते हैं? आपको पता है 3,000 से 4,000 तक यूनिट तक फ्री मिलते हैं इन नेताओं को। तो ये जनता को क्यों नहीं दे हम लोग? इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं हमारे कांग्रेस के भाई, आप हमें बताएं। और उसके अलावा जो भी हमारी ये जो दूसरी बातें हैं, जो हमारा मैनिफेस्टो में हमने बताया भी है, तो उसके ये सब हम चीजें इम्प्लीमेंट करेंगे। ये हमारा मक्कम निर्धार है। जी जलपा जी। जी जयवंत जी भी फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवंत जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। अगर तीसरे चरण की अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं यादव समाज ही नहीं बल्कि शाक्य और कुर्मी समुदाय के लोग भी बड़ी तादाद में है, और इसीलिए शायद अखिलेश यादव ने शाक्य समाज के वोटों के लिए महान दल के साथ वहां पर गठबंधन किया हुआ है, क्योंकि अखिलेश यादव ये बार कोई मौका नहीं छोड़ना चाहते। इसीलिए उन्होंने जहां जहां उन्हें लगा कि मुझे दूसरे स्थानिक दल की जरूरत पड़ेगी, वहां उन्होंने गठबंधन कर लिया। आपकी बात सही है। ये एक ऐसा कह सकते हैं कि बीजेपी की जो मतलब रणनीति है उसके ऊपर ही अखिलेश यादव इस बार चल रहे हैं, क्योंकि पिछली बार देखा था कि कांग्रेस के साथ गठबंधन करके उन्होंने अपने पैर पर कुल्हाड़ी जी मार ली थी। दोनों लड़का मतलब देयर वर टू बॉयज, तो ये ऐसा कहा जाता था कि वो जिताएंगे, लेकिन हुआ नहीं, उल्टा हुआ। और खटाई का भी मतलब जो गुजराती में खाटला बोलते हैं, वो भी जी उसका फ्लॉप शो हो गया था। तो प्रशांत किशोर की भी रणनीति फ्लॉप हो गई थी मोदी की रणनीति के सामने। तो इस जी बार अखिलेश यादव ने बीजेपी को ही नकल करते हुए रणनीति में उन्होंने अपनी एक रणनीति ये बनाई कि छोटे छोटे दलों को साथ में लिया जाए। जी तो और दूसरी एक अच्छी बात उनके पक्ष में ये हुई कि शिवपाल यादव उनके साथ आ गए, जी क्योंकि उनको भी पता चल गया कि जो उनका जो कुनबा कहा जाता है, उनकी फैमिली, तो उसमें अलग अलग रह के कोई फायदा शिवपाल यादव को नहीं हुआ, ना अखिलेश यादव को हुआ। जी बिल्कुल। हालांकि उनको दर्द जरूर है कि उनको एक ही सीट दी गई है, उनका पूरा वो कर दिया, फिर भी तो ये दर्द रहेगा। और ये दर्द कैसे काम करता है अभी हमको पता नहीं, क्योंकि हम वहां नहीं बैठे हैं। क्योंकि कुछ ऐसे भी होते हैं कि पक्ष के अंदर दल के अंदर विरोध का में काम करते हैं, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो सही में प्रचार तो कर रहे हैं, दिखता तो जी है कि प्रचार कर रहे हैं, लेकिन चुनाव के बीच में ही ऐसी बातें आना कि जो दर्द उनका छलक के आया था, तो ये क्या बताता है। तो अ, जी बिल्कुल। आप यहाँ पर जी हाँ, तो बस जी यही कहना था जयवंत मुझे। सुन पा हाँ रहे जी। हैं आपको। जी हाँ हाँ। आपकी और यहाँ पर लौटना चाहूंगी प्रकाश जी। यहाँ पर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने यादव वोट के गणित को देखते हुए ही शायद हरिओम यादव जैसे जो सपा के बागियों हैं उनको भी इस बार टिकट दिया है, मैदान में उतारा है। यह बीजेपी की पहले से रणनीति रही है हर एक राज्यों में कि कोई भी जो उम्मीदवार है, गुजरात में भी ये रहा है कि दागी मंत्री कांग्रेस के थे, उनको अपने पक्ष में ले लिया था गुजरात में। ऐसी दूसरे राज्यों में भी ये है। तो बीजेपी की जो रणनीति है वो हॉर्स राइडिंग जिसको बोलते हैं, घोड़ा खरीद पद्धति, जी वो सब इनका चुनाव के बाद भी होता है और पहले भी हो सकता है। इनको इस चुनाव जीतने से मतलब है, ऐसा उनका ध्येय है।
ये पब्लिक इंटरेस्ट है, वो यह नहीं कहती है कि जनहित क्या कहता है, न्याय का हित क्या कहता है। क्रिमिनल जी सब पक्ष में मुद्दे लाकर के प्रचार में अचानक खड़े हो जाते हैं, जिससे प्रजा की मानसिकता बदलने का पूरा प्रयत्न किया जाता है। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि 2017 का जो चुनाव नहीं होगा, जी पब्लिक पहले से जागरूक है। और इस साल पीड़ित भी थी भाजपा सरकार से पब्लिक, और आम पब्लिक जो है, जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, काफी प्रशासन से काफी नाराज है उत्तर प्रदेश की पब्लिक। अब वो जी जो बीजेपी की राजनीति, धर्म की लेकिन इतना परिणाम आएगा वो नहीं लगता। शायद हम किसी तकनीकी खराबी की वजह से सुन नहीं पा रहे हैं प्रकाश जी आपको। यहाँ पर आपकी और फिर से लौटना चाहूँगी जावेद जी। यहाँ पर अगर बात करते हैं यूपी की, अगर हम इन तीसरे चरण की बात करते हैं और 2017 की बात करें तो कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। क्या लगता है ये बार सफर लंबा है? लेकिन हमने पहले बहुत कम सीट पे चुनाव लड़ा था, इस बार हम 403 सीट पे लड़ रहे हैं और पूरी जी ताकत से लड़ रहे हैं। तो हम उम्मीद करते हैं परिणाम हमारे फेवर में आएंगे और बहुत अच्छे आएंगे। काफी लोगों को चौंकने का मौका मिलेगा इस बार उत्तर प्रदेश में। और जिस तरीके से हमारी जो हमने 40% महिलाओं को टिकट दिया जी है, जो भी लेती है बड़े को चेक करके दिए, तो हमारी जो माताएं बहनें जो फील्ड में लड़ रही हैं, तो आप जान सकते हैं कितने अच्छे परिणाम आने वाले हैं। और हर आदमी ने डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस मुहिम को हमारी अप्रिशिएट किया है, चाहे वो हमारे विरोधी क्यों ना हो। तो हम पूरी टक्कर देंगे, बहुत अच्छे से लड़ेंगे जनता की। जी आपकी और चिंतन जी यहाँ पर लौटना चाहूंगी। जैसे कि आपने बोला कि आम आदमी पार्टी राजनीति नहीं लेकर आई है लेकिन राजनीति बदलने आई है, लेकिन क्या लगता है कि आम आदमी पार्टी जो अपने मुद्दे लेकर आई है उस पर जनता मत देगी? या फिर अगर हम यूपी की बात करें या फिर ये चरण की भी वोटिंग पैटर्न पर अगर हम नजर करें तो जातिगत समीकरण पर ज्यादा डिपेंड करती है। क्या लगता है ये बार जनता क्या जातिगत समीकरण को छोड़ के जो रियल मुद्दे है उस पर वोट देना चाहेगी? कम से कम मैं जलपा जी आपसे तो ये रिक्वेस्ट कर ही सकता हूँ कि आप भी अपने विकास के अपना जो यहाँ पे एजेंडा है हमारा और जो होना भी चाहिए उसी पे हम फोकस करें, ना कि जातिवाद पे और दूसरी चीज़ों पे। और दूसरे एसपी और बीएसपी वाले भी अगर आते तो हम भी कुछ उनके बारे में बोल पाते तो वो काउंटर करते, लेकिन खैर वो है नहीं तो ज़्यादा कुछ बीजेपी के लोग हैं नहीं तो वो बोलना उतना लाजमी भी नहीं है। तो आज तो कांग्रेस वाले भाई हमारे निशाने पे रहेंगे। अच्छा, तो कहना ये चाहेंगे कि जो एक तो ये समाजवादी पार्टी है हमारा, उनका जी आज हमने देखा, काफी दर्द हुआ हमको भी कि उनके इतने बुजुर्ग जो पिताजी हैं आज उनको लेके आना पड़ा उनको चुनाव के मैदान में। बताइए, अब वो इतने थके हुए थे, इतना मतलब इतने बुजुर्ग आदमी, इनको लेके जी आना पड़ा, तो मतलब क्या हालत होगी इसमें समाजवादी ऐसा है पार्टी कि की। चिंतन जी कहीं ना कहीं जो मैंने कहा ना कि जातिगत समीकरण, क्योंकि यादव बेल्ट भी यहीं आता है तीसरे चरण में, यानी अखिलेश जी को लगा कि शायद मुलायम जी आएंगे तो कुछ हो सकता है। जी जी, अब खैर वो तो उनके स्पोक पर्सन होते तो अच्छे से कह पाते हैं, लेकिन आपने मुझे पूछा है आम आदमी पार्टी के बारे जी में। जी बिल्कुल। हमने 27 जनवरी को एक हमारा पार्टी मैनिफेस्टो रिलीज किया था, बिल्कुल जो कि केजरीवाल गारंटी कार्ड के रूप में भी हमने उसको बोला था। अब ये जो है उसमें आप मुझे बताइए कि क्या क्या चीजें हैं कि जो दिक्कत कर रही है दूसरी पार्टियों को, वो इम्प्लीमेंट। हमको तो इसमें आना नहीं था, हम तो हमारे ही जो लोकपाल बिल को वो सब को लेकर हम एक आंदोलन में थे। हमको बोला गया कि भाई आपको अगर ये लड़ना है, अगर आपको ये बदलना है तो आप खुद पावर में आ जाइए। तो इसलिए हमको राजनीति में आना पड़ा, हमको तो खींचा गया इसमें, हमको आना नहीं था। अब अगर ये लोग ही कर लेते हैं ये सारी चीजें पब्लिक वेलफेयर की, सोशल वेलफेयर की, तो हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये हमें समझ में नहीं आता कि ये चीजें हम बोल रहे हैं फिर वो कॉपी क्यों करता है।
अगर इतनी पुरानी पार्टी है तो। जैसे कि आप मुझे बताइए कि फ्री बस सर्विस फॉर वुमेन, तो ये कोई किसी को दिक्कत क्यों होनी चाहिए? 10 लाख गवर्नमेंट जॉब्स जो हम लोग देने का यहाँ पे हमारे मैनिफेस्टो में वादा कर रहे हैं। 97,000 टीचर्स कि जिसका हम उसका रिक्रूटमेंट का हमने यहाँ पे मैनिफेस्टो में लिखा है। 45,000 कांस्टेबल्स का हमारा प्रांतीय रक्षक दल, उसके बारे में 80% रिजर्वेशन फॉर लोकल यूथ्स इन द गवर्नमेंट जॉब, स्टेट गवर्नमेंट जॉब। आप बताइए 300 यूनिट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या दिक्कत कर रही है दूसरों को? दिल्ली पावर मैं सप्लाई चिंतन 24 जी घंटा। आपसे एक बात पूछना चाहूंगा। आप यहाँ का घोषणा पत्र पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश का, दिल्ली में कितनों को नौकरी दी परमानेंट आपने, वो बता अरे दीजिए। भैया, अभी मेरे भाई यहाँ पे उत्तर प्रदेश की बात चल रही है, आप यहाँ पे रहिए ना, आप दिल्ली क्यों चले जा रहे नहीं हैं? तो अभी आप जहाँ पे ये पावर में उत्तर वहां पे प्रदेश का नौकरी नहीं दे पा मैनिफेस्टो रहे, पढ़ रहा यहाँ हूँ पे ख्वाब दिखा रहे हैं। मैं उत्तर प्रदेश का आप यहाँ पे मैनिफेस्टो ख्वाब बता रहा दिखा हूँ रहे हो, आपको। पहले करके दिखाओ ना, करके वो दिखाओ तो ना। करके आप दिखाया है, कोरोना हमने में करके दिखाया है, कोरोना और में इसीलिए हमको ऑक्सीजन दूसरी सिलेंडर बार हम भी लोगों ने 62, बांटे हैं, 63 हम जितनी लोगों ने सीट्स वहां बांटे पे हैं। मिली है एक दिल्ली में। हॉस्पिटल का नाम बताओ, आप बताएं, आप एक आप वहां हॉस्पिटल पे का आए, नाम मैं बताओ आपको जो मेरे खर्चे बनवाया पे हो, ले एक जाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, का नाम आपका बताओ जो दिल आपने इतना बनवाई खुश हो है। जाएगा कि हमारे साथ आप आ जाओगे। आप मैं देखो वहां दिल्ली में पे ही रहता आके, हूँ, एक बार 3 आके देखिए। हॉस्पिटल के नाम तो बता दो। मैं दिल्ली ठीक में है, ही रहता ठीक, हूँ, 3 हॉस्पिटल के नाम ठीक है, बता दो अच्छी आप, बात, कौन से खोले, ठीक है, ठीक है, 3 यूनिवर्सिटी ठीक, के नाम ठीक। बता दो। अब कितनी जलपा जी नौकरी ऐसे आपने कैसे दिल्ली में बात दी करेंगे 4 हम? साल से हो? अब ये मेरी बात चल रही है, इसी में आप आप झूठ बीच में टोका टाकी चल आप रही है। झूठ बोल रहे हो ना कि मलिक ये जी, कर आपकी देंगे ओर वो भी कर देंगे, पहले लौटेंगे, करके तो आपको कुछ दिखाइए ना। बोलना है, आपकी ओर भी लौटेंगे यहाँ पर, उनको सुन लेते ये हैं, बात फिर कैसे हम आपको भी झूठ सुनेंगे। नहीं सुनूंगा। इतनी पुरानी झूठ पार्टी बोलेंगे है, तो मैं इतना भी इंटरप्ट हमको देखिए, करूंगा। यहाँ पर डेमोक्रेसी ऐसा है नहीं कि दे अगर रहे आप हैं। दिल्ली लेके आओगे तो फिर जलपा जी पंजाब का आपके इलेक्शन करीब है, आपके पंजाब प्रोग्राम में भी आएगा लोकशाही और नहीं फिर है, मतलब राजस्थान भी आएगा। हम मुद्दे पर रहे वो बेहतर है। जी जी चिंतन बिल्कुल मुद्दे पे ही रहे, मैं इसीलिए उनको हम टोक रहा हूँ मुद्दे कि पे यहाँ ही पे हैं। ख्वाब यूपी दिखा का रहे हैं, नहीं, वहां पे तो करिए ना। यूपी से हमें भटकना नहीं है। जी अब देखे, तो मतलब ये मैं भी अपना कांग्रेस के घोषणा भाई पत्र हमको पढ़ बोलने देता हूँ तक नहीं दे रहे हैं, ये नेशनल टीवी पे हमको बोलने तक नहीं दे रहे हैं। इनका मतलब देखिए क्या गुरूर है। ठीक है, अभी हम बोल सकते हैं तो थैंक यू। जी एग्रीकल्चर की मैं बात कर रहा था, तो एग्रीकल्चर में हमने ये बताया है कि जो एमएसपी है उसके बारे में हम लॉ टू गारंटी मिनिमम सपोर्ट प्राइस। शुगर कैन जो फार्मर्स है वहां पे सबसे ज्यादा जिनका उपज चलता है शुगर कैन का, उनको टाइमली पैसा। अगर कोई प्रोड्यूस जो है खेत का प्रोडक्ट अगर वो बर्बाद हो गया किसी सीजन में, तो पर हेक्टर 50,000 रुपीज का हम लोग देंगे, जो हमने वहां पे भी इम्प्लीमेंट किया हुआ है। फेक पुलिस केसेस जो हैं वो फार्मर्स के अगेंस्ट में, वो हम रिमूव करेंगे। मैं लॉयर्स को चिंतन चैम्बर्स जी, मैं देंगे। आपका यहाँ पे मैन्युफेस्टो सोल्जर जो सुनने के है, लिए नहीं कोई बैठा हूँ, सोल्जर, ये बता देखिए अब दीजिए सोल्जर की दिल्ली बात की आई और नौकरी बीच है में आप। बोलने लगे। मलिक जी, देखिए मुझे सुनने अब ये दीजिए, कांग्रेस वो पार्टी कुछ को और बोल रहे सोल्जर्स के लिए हैं, भी मुद्दे इतनी पे वो भी नहीं आएंगे है। और भी सवाल होंगे। मलिक जी सुन देश की सुन आर्मी के लेते लिए हैं। तो इज्जत रखे मैनिफेस्टो तो थोड़ी। फिर मैं भी सुनाऊंगा ना अपना, फिर आप मेरे को भी मौका हाँ तो दीजिए, मैं भी लाइए ना, सुनाता हूँ देखिए अपना मलिक जी, देखिए इसमें इसमें भी ऐसा कॉपी है कि अगर करेंगे। हम सभी दलों के मैनिफेस्टो पे नजर करते हैं तो कहीं ना कहीं, जैसे इन्होंने बताया, गन्ने की बात हमें मिल इसमें जाती भी है, वहां कॉपी, पर अब वो महिलाओं भी की बात मैंने हमें आ पढ़ा, जाती इसलिए है, वो भी पढ़ना वहां पर बोलेंगे। हमें मिल जाता है कि रोजगार क्या होगा। तो मतलब लेकिन सही में मैं भी रोड मैप भी मैनिफेस्टो सुनना पढ़ है। देता हूँ ना अपना। जी, पर रोड मैप भी सुनेंगे ना जावेद जी, वो रोड मैप भी तो बताएंगे यहाँ पर। हम सभी को सुनेंगे क्या देंगे यूपी की जनता को, और रोड मैप क्या सबसे पहले। जलपा जी मैं बोल सकता हूँ अगर वो बीच में ना बोले। नहीं नहीं ये तो बोलिए, फिर तकरीबन मैं आप भी समझ ले अपना आर्मी की मैनिफेस्टो बात रहती सुनाऊंगा। है, तो आर्मी के लिए आप इतना तो इज्जत रखें कि आर्मी के लिए जो हम बोलने जा रहे हैं कि उनके सोल्जर्स को हम क्या देंगे, तो 2 मिनट जरा शांति रख लें, फिर आपको बोलना है, मैं बीच में नहीं बोलूंगा। अगर कोई जवान शहीद हो जाता है तो उसको 1 करोड़ रुपया देने का हमने इसमें वादा किया हुआ है। उनका फैमिली जो है पूरा बर्बाद हो जाता है। आप समझे, ये सोशल सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं हम लोग। ये फॉरेन में चलता है, ये फ्रीबीज वाली सब बातें नहीं कर रहे हम लोग कि ये इसको फ्री भी दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, कंसेशन दे दिया। फॉरेन में एक सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी भी है कि अगर आप डिसेबल हैं, आप बुजुर्ग हैं, ठीक है, आप अगर आपके ऊपर डिपेंडेंट्स हैं और आपके पास इनकम का सोर्स नहीं है, तो ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी बन जाती है। ये गवर्नमेंट को अपने जो लोग हैं, अपनी जनता है, उसका ख्याल रखना पड़ता है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको सीधा सा पहले भी दिया कि 3 से 4 हजार यूनिट्स बिजली नेताओं को मिलती है, तो जनता को 300 यूनिट बिजली देने में क्या दिक्कत हो जाती है? ये मेरा सीधा सा सवाल है। तो आपने जो जलपा जी सवाल पूछा था, तो उसके बारे में मैं आपको ये सारी बातें बता रहा था कि हमने ये सारे वादे किए हैं और जनता अब हम पे भरोसा कर रही है। दूसरी पार्टी अब डर रही है। कॉपी इंसान कब करता है किसी चीज का दूसरे का, कि या तो उनके पास खुद का सूच ना हो,
या तो उनको डर सता रहा हो कि नहीं ये आदमी आम आदमी पार्टी पीछे से आके जीत जाएगी तो उनको कॉपी कर लो भैया। तो मेरा आपको ये जवाब है जो जी आपने सवाल। जी मलिक जी, आप कुछ बोल रहे थे जी। नहीं, मैं जलपा जी ये कहना चाहूंगा, उन्होंने अपना मैनिफेस्टो सुनाया है, मैं भी अपना मैनिफेस्टो बता देता हूं ताकि यूपी के लोगों को पता बनाना लगे नहीं है, कांग्रेस क्या हमने ला तो रही जो बनाया हुआ है वही बोला है, और इसमें भी आप है। हम कॉपी वही करेंगे। बता अब रहे मैंने बोला इसलिए आप बोलेंगे, पहले आप नहीं बोल सकते थे। ठीक है चलिए बोलिए, मैं हैं। बीच में नहीं, नहीं बोलूंगा। आप जब जिस तरीके से आप डिबेट करोगे मैं उसी तरीके से करूंगा ना। चलिए ठीक। आपने 10 लाख रोजगार की बात की, हम तो 12 लाख खाली पद पड़े हैं सरकारी वो भरने वाले हैं, और 8 लाख जो सरकार रोजगार जो सरकार सृजन करेगी वो लगे, तो 20 लाख रोजगार कांग्रेस पार्टी देगी। महिलाओं को 40% नौकरियों में आरक्षण देने का वादा किया है हमने, और किस तरीके से 5 क्लस्टर बनाने का वादा किया हमने। जो लघु उद्योग हैं देश में, मैं आपको रिपोर्ट बता रहा हूं, सिडबी की जो केंद्रीय मंत्रालय का एमएसएमई का जो मंत्रालय है उसने एक रिपोर्ट मंगवाई है, सर्वे कराया, उसमें पता लगा है कि 67% लघु उद्योग बंद हो गए हैं। तो हमने आगरा हो उसमें क्लस्टर बनाने की बात कही है, मेरठ हो उसको क्लस्टर बनाने की बात कही है, कानपुर हो उसको क्लस्टर बनाने की बात की गई है। क्योंकि जो रोजगार का सृजन होगा वो छोटे उद्योगों से होगा। बड़े बड़े जो देश की संपत्ति अडानी अंबानी को जो सरकार केंद्र की बेच रही है उससे नौकरियां बिल्कुल नहीं निकलेगी। जो आज उत्तर प्रदेश की जनता है वो बहुत परेशान है। केवल रोजगार उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ा मुद्दा है। जो आज हमारे युवा हैं वो बढ़ चढ़कर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं और इस सरकार के कुशासन के खिलाफ वोट कर रहे हैं। जलपा जी, रोजगार ही यहाँ पे मुद्दा है, और कोई जाति समीकरण ये सब कहने की बातें हैं। अब यहाँ की जनता बहुत समझदार है, जी तो वोट वो भाजपा को हटाने के लिए करेगी। जी, यानी भाजपा नहीं पर चाहे कोई भी आ जाए, फिर वो सपा हो, कांग्रेस नहीं, हो कोई या भी नहीं आ जाए, बसपा हो कांग्रेस या आएगी, फिर आम आदमी पार्टी हो। आएगी, कांग्रेस आएगी। देख लेना, आप उत्तराखंड में भी आएंगे, गोवा में भी आएंगे, मणिपुर में भी आएंगे, पंजाब में भी आएंगे, उत्तर प्रदेश में भी आएंगे। ख्याली पुलाव पका लीजिए सर। जी आप भी पकाइए, अगर आपको ठीक लग रहा है, है मेरा ठीक है, वो ख्याली तो पुलाव, आप भी पकाइए। जनता करेगी कि बिल्कुल। जो भी पुलाव है वो उन्हें पसंद आया या नहीं आया। यहाँ पर आपकी और प्रकाश जी आना चाहूंगी। यहाँ पर हमने मैनिफेस्टो भी सुना, ऐसे तो हम पहले देख ही चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि भले कोई भी जीत जाए, समाजवादी पार्टी जीते, आप जीते, कांग्रेस जीते या बीजेपी जीते, कहीं ना कहीं महिलाओं को तो सबसे अधिक बेनिफिट वहां पर होने वाला है। रोजगार भी वहां पर इतना अच्छा हो जाने वाला है कि शायद हम नंबर 1 पर यूपी को देख लें। अब लाभ ये या जो स्वाब? मैनिफेस्टो की जो बात है, प्रत्येक राजकीय पक्ष प्रलोभन देता है, फायदे बाजार चलते हैं, शेयर बाजार जैसे चलता है ऐसे चलता है ये मैनिफेस्टो। फिर उसका अमलीकरण कितना होता है वो तो आगे समय बताता है, लेकिन प्रजा अभी उसको महत्व देगी जो प्रजा के आर्थिक विकास में योगदान देगा। जो पार्टी, प्रजा को जो लगेगा कि हमारा आर्थिक विकास ये पार्टी कर सकेगी, उसी को वो मेन मुद्दा रहेगा। शिक्षा का मुद्दा रहेगा, आरोग्य का मुद्दा रहेगा। कोरोना से पीड़ित लोग जो जो लोग बेघर हुए हैं, जिनको कोई क्लेम नहीं मिल सका है, और सब घोषणाएं बड़ी बड़ी करी थी सरकार ने, तो ऐसा लगता है कि जो आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो है वो सबसे जो डिजाइन है उनकी वो अच्छी दिखाई पड़ रही है। अभी गुलाबी डिजाइन है उनकी प्रजा के लिए, लेकिन वो कितना सफल होते हैं उसको भी प्रजा देखेगी। भले दिल्ली में सफलता मिली है शिक्षण की ये वो, लेकिन इनके आम आदमी पार्टी के जो प्रथम पंक्ति के नेता हैं वो काफी अच्छे हैं, मजबूत है, और उनको जो है दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता है उनकी कमी उनको नुकसान पहुंचाएगी, यह बात निश्चित है। और संगठन की कमी है। आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो सभी पार्टियों से अच्छा है, सब प्रजा मानती है, लेकिन उसका जो नेतागिरी है वो नेतागिरी में जो आगे के छोटे कार्यकर नेता है उनमें संगठन नहीं होने के कारण उसको जो कम सीटें मिलेगी, लेकिन वो सीटों से नुकसान जो है वो कांग्रेस को ही पहुंचेगा। जो सीटें आम आदमी पार्टी को मिलेगी उसका, तो ये जो मैनिफेस्टो की बात है ये जी काफी जो अमीरों के अभी ऐसा है कि 90% संपत्ति जो है वो 10% लोगों के पास है देश की। तो
तो यह जो आर्थिक असमानता का विकास हो रहा है, वो सरकार भले बोलती है बीजेपी की हम विकास कर रहे हैं, लेकिन विकास जो है वो सर्वांगी विकास नहीं है, वो आर्थिक असमानता का विकास है। गरीब मिडिल क्लास नीचे ग्राफ जा रहा है, अमीर का ग्राफ ऊपर जा रहा है। तो जी प्रजा वो भी देखेगी कि भाई जो पार्टी फंड देता है उसको, जो उसको सरकार प्राधान्य देती है। राजीव गांधी जी ने भी कहा था कि जो पैसा सरकार के फंड से निकलता है वो 12 जी पैसा पब्लिक के हाथ में पहुंचता है, जो बेनिफिशियरी है लाभार्थी है। तो यह प्रथा सब चलती आई है, बीजेपी में भी यह चलती है कि 1 रुपया निकलता है भी प्रजा के हाथ में क्या पहुंचता है वो मालूम नहीं कितना पहुंचता है। लेकिन जो सरकार ने जो टैक्स जी वसूल किए हैं उसका लाभ गरीब और मिडिल क्लास आदमी को सरकार नहीं दे पाई है, ऐसा उत्तर प्रदेश की जनता महसूस करती है। ऐसा मेरा अभिप्राय है जलपा जी। जी बिल्कुल। यहाँ पर आपके और यहाँ पर जयवंत जी लौटना चाहेंगे। इस बार अगर हम यूपी की चर्चा कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाहुबली का जो मुद्दा है वो काफ़ी बढ़ चढ़कर सामने आया था चुनाव के पहले भी, और बाद में जब चुनाव के उम्मीदवारों की प्रत्याशियों की घोषणा हुई इसके बाद एक एक करके सामने भी आया कि कितने उम्मीदवार वहाँ पर ऐसे हैं जो आपराधिक जो इतिहास है वो मतलब अपने रखते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें इस बार टिकट दिया गया है। अगर ये तीसरे चरण की, जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे, इसमें अगर सबसे ज्यादा देखें तो समाजवादी पार्टी के साथ अगर गंभीर आपराधिक मामलों की बात कर ले तो समाजवादी पार्टी के पास 21 उम्मीदवार है, भाजपा की बात करें तो 20 आता है, बसपा के पास 18, कांग्रेस के पास 10 और आपके पास 11 उम्मीदवार। यानी क्या हमेशा से ये प्रथा कायम ही रहेगी कि चाहे हम बाहुबली बोले या आक्षेप प्रति आक्षेप हो जाए, लेकिन हर पार्टी को कहीं ना कहीं बाहुबली की जरूरत पड़ जाती है? नहीं, उत्तर प्रदेश और बिहार का आप उसका जो उसकी राजनीति है वो उसका अभ्यास करेंगे तो पता चलता है कि वहां पर ऐसे ही चलता है सब। वो तमंचा डिस्को पे तमंचा, तमंचे पे जी डिस्को, तो वो तो होता ही है। उनकी वो जी वेब वो सीरीज ये भी चीज जो भी बता रहे आती है, हैं। मतलब जी वेब सीरीज हो, सीरियल हो, फिल्म हो, अर्जुन कपूर की भी एक फिल्म आई थी, नाम में अभी याद नहीं आ रहा है। तो वहां पर ये सब मतलब कॉमन थिंग्स है। और एक समाज की एक वो होती है, एक अपनी शैली होती है। जैसे कि हम गुजरात में देखेंगे तो गुजरात में ज्यादातर की बात करूं, अभी अभी तो बहुत बदल रहा है, लेकिन जी ज्यादातर शांति और समृद्धि के लिए यहाँ पर भाईचारे से रहते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की बात करें, बिहार की बात करें तो थोड़ा सा वो उसमें ये हो जाता है कि वहां पर गर्मी बहुत रहती है। मतलब उनके कोई भी मतलब दल हो या कॉमन जी पब्लिक हो, और अपराध अपराध के मामले भी उसकी संख्या भी देखेंगे तो ऐसा लगता है कि वहां पर ज्यादा होता है। ये एक इमेज भी हो सकती है, परसेप्शन भी हो सकता है, लेकिन ये एक बात सही है। और राजनीति में बाहुबली, तो ये तो बहुत वर्षों से चला आ रहा है। ये कोई आज की बात नहीं है। जी कांग्रेस के समय से चला आ रहा है ऐसा, इंदिरा गांधी के समय से चला आ रहा है। इसके पहले शायद जाएंगे तो शायद मैं भी एक नाम भूल रहा हूँ, और वो मैं आपका किस्सा बताऊंगा। लेकिन वो भी एक बाहुबली थे, राजा किस्म के थे वो, क्षत्रिय थे शायद, अपनी जाति से। तो ऐसा तो चलता ही है। और हम लोग बात करते हैं, हम लोग आदर्श की बात करते हैं और करनी भी जी चाहिए, क्योंकि हमारा काम है कि ये जो लोग हैं उनको एक बाउंड्री में बांध के रखना कि भाई इस बाउंड्री से बाहर आप मत जाइए। ये आदर्श है। और आदर्श को अगर आप पकड़ के रखते हैं तो देश का अच्छा होगा। लेकिन राजनीति में जैसे हम बताते हैं कि क्रिकेट में अभी आप खेलने जाओगे तो कैसी गेंद रहेगी आपको पता नहीं है, कौन कैसी गेंद करेगा। वो बॉडी लाइन बॉलिंग बोली जाती थी कि जी ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के बीच में जो राइवलरी होती थी तो बॉडी लाइन बॉलिंग होती थी। वो एक सिद्धांत के विरुद्ध थी, लेकिन ऐसा होता था। स्लेजिंग होती है क्रिकेट में, तो स्लेजिंग का भी आपको उसमें गाली दी जाती है, आपको मनोवैज्ञानिक रूप से परेशान किया जाता है, सारे फील्डर्स होते हैं। तो ये राजनीति में भी ऐसा ही है। आप देखिए कि अभी अखिलेश यादव है, वो पुलिस पर चिल्ला उठे थे। तो ये सब होता रहता है। और इसमें से हमको चाहिए कि ये कम से कम बाहुबली जो है उनको
मतलब एक भी ना हो वो तो एक आदर्श बात हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा कहा था। और बीच में तो अब यूपीए सरकार जो थी तब तो इसके सुप्रीम कोर्ट के आदेश के विरुद्ध उन्होंने एक वो लेने की कोशिश की थी, लॉ पास करने की, लेकिन राहुल गांधी ने, अच्छा हुआ हालांकि वो असंवैधानिक था कि उन्होंने वो एक पब्लिकली वो फाड़ दिया। वो भी एक अपमान ही था, लेकिन अच्छा हुआ कि इसके कारण आज हम देख सकते हैं कि लालू प्रसाद यादव है वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उनको सजा हुई है। तो ऐसे जो है सुप्रीम कोर्ट भी कहती है, बार बार कहती है, और हम भी कहते हैं, एडीआर की रिपोर्ट भी आती है तो कहते हैं कि इतने परसेंटेज को दिया गया है, लेकिन जनता है वो भी तो सब समझना चाहिए। यहाँ पर कांदल जाडेजा है, या फिर उत्तर प्रदेश में राजा भैया हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। यहाँ पर एक समय था कि लतीफ जेल में बैठ के भी जीत जाता था। तो जनता को भी समझना होगा कि ऐसे उम्मीदवार यदि प्रत्याशी को राजनीतिक दल खड़ा करते हैं तो उनको ना जिताए, लेकिन उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि वो जो दबंगाई करते हैं तो उनके पास भी कोई चारा नहीं रह जाता है। तो ये सब कलेक्टिव एक कॉन्शियसनेस करनी होगी, सबको एक बैठ के सोचना होगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। क्या हम ऐसे लोगों को संसद या तो विधानसभा है उसमें भेजना चाहते हैं, और फिर उन जो मतलब एंटी सोशल एलिमेंट्स है वही अपने लिए ही ऐसे कानून बनाए, ये कितनी हद तक सही है। तो ये सोचने की बात है, सबको मिल बैठ के कॉन्शियसनेस अपने आत्मा को जागरूक करना होगा कि चुनाव आते हैं, सत्ता मिलती है नहीं मिलती है। ऐसा नहीं है कि बाहुबली को आपने रख दिए तो आप चुनाव जीत ही जाएंगे। तो पिछली बार समाजवादी पार्टी हार गई थी। तो ये सब सोचना होगा कि राजनीति के सिद्धांत कुछ तो आपको रखने होंगे। आप मतलब मुलायम सिंह यादव, आपने बात की कि मुलायम सिंह यादव को, बुजुर्ग नेता को उनको लाकर उनका जो अपना एक दबदबा है, उनका एक चाम है, अभी भी लोगों में बरकरार है, जारी है। तो उस मतलब हर किस्म की वो करते हैं, सब लोग करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहता कि जी सफाई बिल्कुल। करते हैं। तो ये एक जो है वो सबको सोचना पड़ेगा। जी बिल्कुल। आपके और यहाँ पर मलिक जी लौटना चाहूंगी। अगर इस बार की बात करें, जैसे कि दूसरे दलों ने भी कहीं ना कहीं कोई कसर नहीं छोड़ी डोर टू डोर कैंपेन में, और इस बार कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस की ओर से भी काफी सारे स्टार प्रचारक नजर आए थे, जिसमें ये तीसरे चरण के जो जिले हैं वो भी आ जाते हैं। क्या लगता है वहां पर, अगर लोगों की बात करें, आपको क्या लगता है लोगों की स्थानिक समस्या क्या है? देखिए, लोग जो हैं कोरोना काल में बहुत परेशान हुए हैं, मैं सच बता रहा हूं आपको। और जिस तरीके से लोगों ने परेशानी झेली, अब जो उत्तर प्रदेश में हमारे जो गरीब तबका है वो बहुत परेशान है। महंगाई जिसको आगे दिखाया नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। एक आम आदमी आसानी से रोटी खा नहीं सकता है उत्तर प्रदेश में। रोजगार धीरे धीरे ठप हो रहे हैं, छोटे छोटे फैक्ट्रीज थी सब बंद हो गई हैं। तो रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा है और महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आज उत्तर प्रदेश में। और किसानों की तो बात पूरे देश है, लेकिन किसान से बड़ा मुद्दा जो ये आवारा पशु हैं, इसको जी लेकर भी बहुत लोग बहुत परेशान हैं। उनके खेतों को रात के वहां पे किसानों को सोचना पड़ता है, उनके पूरे पूरे खेत खाली हो जाए। प्रकाश जी ने काफी बातें बताई और उनकी मैं काफी बातों से सहमत हूं। उन्होंने बहुत अच्छे से चीजों को रखा, लेकिन उन्होंने एक बात बोली कि जो आम आदमी है उसका मैनिफेस्टो काफी अच्छा है, औरों से बेहतर है। तो मैं प्रकाश जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा, कांग्रेस पार्टी के कंपैरिजन करें आप पार्टी से, तो क्या बेहतर है कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो से आप पार्टी के मैनिफेस्टो में? देखो, इसमें जो मैनिफेस्टो की बात करें तो आम आदमी ने जो दिल्ली में आपने कहा कि इम्प्लीमेशन नहीं किया है, या कुछ आपने बताया कि इतना प्रलोभन दिया था लेकिन पूरा नहीं कर पाए हैं, तो ऐसा नहीं है। फिर भी जो ऑल ओवर इंडिया देखो तो हमारे इनके क्रिमिनल उम्मीदवार सबसे कम है, या वो जो है एक महत्व का मुद्दा है। और दूसरी चीज ये है कि हमारा देश की डेमोक्रेसी है वो मसल पावर, इन्फ्लुएंस पावर, पॉलिटिकल पावर, मनी पावर पे खड़ी हुई है। और उत्तर प्रदेश और बिहार में सबसे ज्यादा मसल पावर का उपयोग होता है, जो बाहुबली बोलते हैं जिसको। तो ये जो डेमोक्रेसी के फाउंडेशन में है
उसमें जो मसल पावर का उपयोग होता है वो यूपी और बिहार में होता है। जैसे पंड्या जी की एक बात थी कि गुजरात में ऐसा कम है, गुजरात में भी उन्होंने लतीफ या दूसरों के नाम दिए, वो बात सही है उनकी, उनकी बात से मैं सहमत हूँ। लेकिन आम आदमी को जो है एक मैंने कहा उनकी जो माइनस पॉइंट एक ही है कि उनके पास जो दूसरी और तीसरी पंक्ति के नेता नहीं है, वो इनकी माइनस पॉइंट है। बाकी इनकी प्रथम पंक्ति के नेता की विचारधारा, मैनिफेस्टो सभी पार्टियों से अच्छा है। मैं उसमें डिस्कशन में नहीं पढ़ूंगा, लेकिन आप कुल मिला के उनको कितने मार्क देंगे, 100 में से प्रजा देगी तो ज्यादा मार्क इनके मैनिफेस्टो को मिलेगा। ये जीत के आते नहीं जीत के आते बात अलग है, नहीं मैनिफेस्टो इनका जो है वो दूसरी पार्टी का कांग्रेस का 50% होगा तो इनको 65% मार्क मिलेंगे, ये बात निश्चित है। ये मेरा कहना है मलिक जी। जलपा जी। जी जी, आप भी कुछ कहना चाह रहे थे। इसमें ऐड कर दूं। जी जी लेकिन आपने ये नहीं बताया ना कि 3 पॉइंट से बेहतर आप नंबर ज्यादा दे रहे हैं, तो कुछ तो बताएंगे ना कि ये इनका मैनिफेस्टो में ये पॉइंट बहुत अच्छा है, ये स्कीम बहुत अच्छी है, या ये पॉलिसी जो लाएंगे ये बहुत अच्छी है। ये तो अगर खत्म आप होने के 15 बाद नंबर मैं ज्यादा दे पूरा रहे हैं कांग्रेस से, मैनिफेस्टो आपको तो भेज दूंगा। कुछ तो आपको बताना पड़ेगा ना। हम नंबर नहीं दे रहे हैं, प्रजा का हमारा विश्लेषक प्रजा दे रही है, वो बात कर रहे हैं। इन्होंने जहाँ पर इनका भूतकाल भी देखा गया है, दिल्ली में 70 सीट में से 69 सीट लेकर के ये आई थी आम आदमी पार्टी, तब कांग्रेस को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा था। और बीजेपी में बिल्कुल भी उन्होंने जो प्रत्याशी खड़े किए थे, जो वो सब फंड लेकर के उनको टिकट दी गई थी बीजेपी में। इसके लिए जो 70 में से 69 सीटें आई, और जो कांग्रेस के जो मुख्यमंत्री थे दिल्ली के, प्रचंड नेता थे, वो सबको वो हुआ था। उसका कारण ये था कि उनको जो पलटवार हुआ, वो इतना सारा सीट लाना, वो उनका प्रथम पंक्ति का मैनिफेस्टो पे ही पब्लिक ने वोट दिया था। और पब्लिक में आम बिल्कुल आदमी की मैनिफेस्टो है उसको मान्य रखती है, ऐसा है। जो उत्तर प्रदेश और बिहार का मैंने बताया कि जो मसल पावर का इम्पोर्टेंट, उसकी डेमोक्रेसी में सभी पावर का इम्पोर्टेंस है। दूसरे राज्यों में सबसे ज्यादा मसल पावर जो है उत्तर प्रदेश और बिहार में ही चलता है, बाहुबली। तो उसमें प्रकाश जी, लेकिन दिल्ली में तो एक भी सरकारी कांग्रेस नौकरी दी नहीं गई है, कांग्रेस एक भी हॉस्पिटल नहीं बना है, एक भी यूनिवर्सिटी नहीं बनी है। उनका प्रचार जो है ना, वो भाजपा से 10 गुना आगे का प्रचार है। आपके भी अगर आप न्यूज़पेपर उठाएंगे तो दिल्ली के ऐड आ रहे होंगे, तो आपको लगेगा पूरा विकास हो रहा है। लेकिन सच्चाई में बता रहा हूं आपको, ये 3 हॉस्पिटल के नाम बता दें, ये 3 यूनिवर्सिटी के नाम बता दें जी जो जी, मैं इन्होंने आप आपको बनाए। कुछ कह रहे थे यहाँ पर। इसमें नौकरी कितनी दी बता दें। यूपी को हम सेंटर में रख के चलेंगे। जी यूपी को देखो जलपा अभी जी, प्रकाश जी मुझे बताने दीजिए, मेरे पार्टी के बारे में ये सवाल कर रहे हैं आप, कितना भी उनको जवाब दे दे ये मानने वालों में से नहीं है। मैं कुछ भी बोल लूँ नहीं मानेंगे, दिल्ली की जनता बोल दे वो भी नहीं मानेंगी। अब 10 मार्च को उनकी जब यूपी की जनता उनको जवाब देगी तभी वो मानेंगे। तो अभी आप कितना भी बोल दे, 2 घंटे का प्रोग्राम कर ले, वो नहीं मानेंगे। अब जलपा जी, मैं एक चीज उसमें मैनिफेस्टो में ऐड करना ये भी भूल गया कि जर्नलिस्ट जो हैं उनके लिए भी 10 लाख का इंश्योरेंस है, जो आपके फ्रेटर्निटी है वहां पे यूपी में, तो ये भी हम लोग कर रहे हैं। तो ये भी एक हम ऐड करना चाहते थे जो करना भूल गया। अब जहां तक सवाल है, ये जो बता रहे हैं, ये बाहुबली की बात चल रही थी, ठीक है, कि जो जेल में गया, जेल से बाहर आया बेल पे, तो वो उनको आप बाहुबली का डेफिनेशन देते हैं। तो सबसे बड़े बाहुबली तो राहुल गांधी है, वो बेल पे आउट है। सोनिया जी बेल पे आउट है अभी, नेशनल हेराल्ड केस में, डिफामेशन केस में राहुल गांधी बेल पे आउट है। तो फिर आप उम्मीद क्या करेंगे कि जिस पार्टी के मुखिया अगर बेल पे आउट हैं और अगर ये इस तरह से दूसरे उम्मीदवारों के बारे में कमेंट करेंगे तो ये कहां तक लाजमी है? तो इसका जवाब मेरे अंसारी भाई दे। कब जेल गए राहुल गांधी जी और कब सोनिया जी जेल गए, बताए ना मेरे को जरा आप, फिर मैं बताता हूँ बेल आपको। पे आउट है, बेल पे आउट है, ये मैं कह रहा हूँ, बेल पे आउट नहीं है। बेल नहीं, आपने कहा ना जो जेल में जाते हैं फिर वो बेल ले लेते हैं वो बाहुबली हो जाते हैं, तो पहले मैं जानना चाहता हूँ ना कि जेल कब गए बेल हमारे पे नेता। आउट है,
अभी इनके मुखिया बेल पे अगर आउट है, राहुल गांधी खुद भी बेल पे आउट है, तो उनके उम्मीदवार जो है उनसे क्या उम्मीद रख सकते हैं हम? और अरे दूसरा, आपके जहां तक एडीआर ये के आप आंकड़े पढ़ बोले लो, जलपा जी से पूछ लो, बात 11% कही, आपने दागियों को टिकट दिए उत्तर प्रदेश में, चिंतन जी। अरे पर आप अभी आपको जलपा जी से क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए, ये आपको हम जवाबदेही वेरीफाई है ही कर नहीं, लीजिए क्योंकि ना। आपके खुद के आपके मुखिया बेल पे आउट है। आपके कांग्रेस से ज्यादा दागी है, पर यहाँ 11%। आपके पर मुखिया चलो ही खुद बेल किसकी पे ज्यादा आउट या है, तो और किसकी क्या कम बात नहीं, रही लेकिन बाकी? क्यों पार्टियों को अंसारी जरूरत जी, पड़ती है, मुद्दा मेरा ये था। क्या नहीं, हमें ये कोई भी सबसे अलग पार्टी आपके है। खुद आप के हमें कोई मुखिया ऐसा ही स्पेशल बेल पे पार्टी प्रत्याशी आउट या है बनाई अभी। थी, उम्मीदवार वो नहीं तो मिलता कि 11% को दिया। जिसके ऊपर एटलीस्ट गंभीर आपराधिक गुनाह ना हो। क्योंकि अगर हम तीसरे चरण की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसे भी उम्मीदवार हैं जिन पर ये अपराध है कि कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ बलात्कार का, उनकी छेड़खानी का, यानी ये तो हद हो गई ना। जी जलपा चिंतन जी, जी। एक चीज ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे राजनीतिक विशेषज्ञ जो है उन्होंने एक बात बताई थी, उसमें जो हमारे संगठन के बारे में उन्होंने टिप्पणी करी थी कि अभी फर्स्ट कैडर, सेकंड कैडर, थर्ड कैडर की बात जो उन्होंने बताई थी, आई रिस्पेक्ट इट। और उसमें कुछ मैं उनको काउंटर नहीं कर रहा हूँ, बट द पॉइंट इज कि जिस पार्टी को 100 साल हो चुके हैं, 100 साल से ये पार्टी कांग्रेस है। बीजेपी आप देखें 50s और 60s में से आगे बढ़ के आई है यहाँ पे। आम आदमी पार्टी को 7 साल हुए हैं और उनको अभी से डर लग रहा है दूसरी पार्टीज को। और ये डर लगने का कैसे पता चलता है? कि जब आप उनको कॉपी करते हैं। ठीक है, तो हमको इतना टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि जी हमारी नीयत साफ है। हमारे पास भले ही पैसा कम है, इनके जितना पैसा नहीं है हमारे पास, लेकिन हमारे पास जो लोग हैं वो हमारे साथ पूरी निष्ठा से जुड़ते हैं। जी जयवंत जी, आपकी और यहाँ पर आना चाहूंगी। यहाँ पर अगर जैसे हम चर्चा भी इसीलिए कर रहे थे क्योंकि यूपी में अगर जातिगत समीकरण की बात करें तो हमेशा से ही काफ़ी अहम रोल निभाते आए हैं, और शायद इसी के ही चलते समाजवादी पार्टी को देख लो या बीजेपी को देख लो, उन्होंने कहीं ना कहीं बैलेंस करने का प्रयास किया है। चाहे ओबीसी हो, दलित हो, मुस्लिम हो, या फिर ब्राह्मण को हम देख लें वोटों को। नहीं, उत्तर प्रदेश बिहार फिर से वो बात आ जाएगी कि उसमें ऐसा रहता ही है। हालांकि अभी तो पूरा कोई भी राज्य बताए ना जहाँ पर ये बात नहीं है। जी गुजरात भी इसका शिकार हो चुका है, हो गया है। मतलब बीच में एक छूट गया था, माधव सिंह सोलंकी के टाइम था। आज तो बीजेपी भी उसी राह पर है। मतलब जी जातियों को साधने की कोशिश। सी आर पाटिल कितनी बार नरेश पटेल को मिलने गए, भरत सिंह सोलंकी गए, जिनके पिताजी ने क्या कहा था पाटीदारों के लिए कि वो शीशी में तेल लेने निकलना पड़ेगा, जी ऐसी मैं हालत कर दूंगा। ऐसी टिप्पणी की थी पाटीदारों के लिए, जी और कितनों की मृत्यु हो गई थी। तो ये बीजेपी के आंदोलन में भी, मतलब बीजेपी के टाइम में भी ऐसा हुआ था। तो ये सब जो बात है वो जी एक आप उनको ये चाहिए कि इनको ये चाहिए कि कौन समुदाय है वो एक आंख मूंद के, मतलब उनके जो अगुआ है, नेता है, इसको वो मानते हैं, जी उसको उसको फॉलो करते हुए वो वोट देंगे। तो ये तो हम समुदाय के रूप में हमको सोचना जी। पड़ेगा ना और कि शायद हम इसीलिए क्यों ऐसा करते हमने हैं। देखा कि हम कितने किसी को, सारे पक्ष बदलाव हुए। हाँ, और हम किसी को क्यों अपना ठेका दे देते हैं कि चाहे नरेश पटेल हो या फिर अल्पेश ठाकोर, एक समय ओबीसी के नेता के रूप में उभर के आए थे, या फिर दलित के नेता के रूप में जिग्नेश मेवाणी उभर के आए थे। तो समुदाय के रूप में हमको सोचना होगा कि हम किसी एक नेता को क्यों अपना ठेका दे देते हैं कि ये जो कहेंगे जी वही हम करेंगे। और इसका तो जो लाभ है वो तो ये लेता ले जाते हैं। आप देखिए कि हार्दिक पटेल आज कांग्रेस में है, अल्पेश ठाकोर अब कांग्रेस से निकलते हुए अब बीजेपी में है, जिग्नेश मेवाणी कांग्रेस में है। और ये गुजरात की बात हो गई, वहां पर भी ऐसा ही है। मायावती सत्ता में आ गई थी तो कितने दलितों को लाभ हुआ, कितने पिछड़ों को लाभ हुआ। समाजवादी पार्टी आई तो कितने यादवों को लाभ हुआ। तो ये सब सोचने वाली बात है कि हम छोटे, मतलब हम बन जाते हैं। हमको ये सोचना होगा कि हम एक मध्यम वर्ग है। तो बिल्कुल देखिए सब वो होता है कि मध्यम वर्ग की कोई सुनता ही नहीं है। ये जो कोरोना काल था तो सबको कितना सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ है वो एक मध्यम वर्ग को हुआ है। और वो भी जो सर्विस सेक्टर में है, सर्विस करते हैं, ऐसे नौकरी पेशा लोग, उनको जी सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है क्योंकि उनकी नौकरियां गई है या तो फिर उनके वेतन में कटौती हुई है। बिल्कुल तो उसके उसके लिए किसी ने क्या, किसी दल ने सोचा कि हम
आपकी नौकरी मतलब वो लगाएंगे, या फिर आप घर बैठे हैं तो आपको इतना कंपेंसेशन देंगे, ये कोई नहीं सोचता। और मध्यम वर्ग है वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएगा। जो है वो गरीब को मिलेगा, या जो रिच वर्ग है, समृद्ध वर्ग, उसको तो करने की जरूरत ही नहीं है। जी उनके बिल्कुल। लिए तो कॉर्पोरेट टैक्स है वो घट जाता है, या फिर वो कह देते हैं थोड़ा सा नफा में नुकसान हो जाता है, तो भी वो बात करने लगते हैं। तो फिर सब पार्टियां उसमें बात करती है। सब कहते हैं कि हम अदानी अंबानी, लेकिन अंबानी वो है, धीरू भाई अंबानी रातों रात बन गए क्या? बीजेपी का रूल था जब वो बन गए थे। 2014 से पहले तो रिलायंस इतना बड़ा ग्रुप बन गया है। टाटा जी बिरला, एक समय ऐसा कहा जाता है टाटा बिरला। तो ये सब कहने वाली बात है। आम आदमी की कोई सोचता नहीं। आम आदमी की बात कर लो, आम आदमी के लिए कोई नहीं सोचता है। ये एक देखने वाली बात है। आम आदमी पार्टी भी चाहे जितनी बात कर ले, लेकिन मुख की चीजें नहीं चाहिए मध्यम वर्ग को। मुख की उनको चाहिए कि उनका हक मिले। ये सब जयवंत महिला जी, है तो मैं उसको आपको मेट्रो में मतलब फ्री में सवारी करने जी को मिलेगी, तो ये सोचे कि जो रिच पीपल है उनको क्या जरूरत है। तो ये सबको नहीं, मतलब जो भी लायकात वाले हैं, जो दे हु डिजर्व दैट, उनको ही आप दीजिए ना। और आप लैपटॉप देते हैं या साड़ी देते हैं, धोती देते हैं, इसके इस उनको ऐसा बनाइए, गरीब को ऐसा बनाइए कि वो उनको एक इच्छा हो कि गरीबी से वो बाहर निकले। आप उनको मुफ्त का ही देते रहेंगे तो उनको कैसे इच्छा होगी कि वो गरीबी से बाहर निकले। आज जी हमने अभी कुछ वो देखा था कि उनके जो आवास उनको मिलते हैं तो वो किराए पर दे देते हैं। तो ये एक मेंटालिटी में से भी बाहर निकालना होगा। उनकी जी स्थिति है बिल्कुल। उनमें से तो बाहर निकलना ही होगा, साथ में मेंटालिटी है वो भी आपको बदलनी होगी। और ये मैं जी बार बार कहता हूँ, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस से होगा। आप अगर देश के बारे में सही में सोच रहे हैं तो कलेक्टिव कॉन्शियस सब पार्टियों को मिलकर ये सोचना होगा। जी बिल्कुल ठीक कहा। आप जयवंत जी, सभी मेरे साथ समय का थोड़ा अभाव है, आप सभी मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े, इसीलिए आप सभी का शुक्रिया। तो दंगल देश का में आज हमारे मुद्दे में हमने लिया था कि यूपी में जो तीसरा चरण होने वाला है, वोटिंग होने वाले है। अब इन 59 सीटों की बात करें तो इसमें कहीं ना कहीं यादव बेल्ट भी है, इसमें कहीं ना कहीं कुछ वर्ग ऐसे भी है जिसके लिए कहीं ना कहीं अखिलेश यादव को जरूरत दूसरे दल की पड़ी। अखिलेश यादव ने यूपी में चुनाव प्रचार प्रसार जितना किया उतना ही उन्होंने अहमियत समझी कि कैसे हम छोटे छोटे दलों को भी साथ में रखें। उन्हें पता था कि अलग से अगर इन्हें रखेंगे तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली बेनिफिट बीजेपी को ही होगा। अब इन सीटों की बात करें तो कहीं ना कहीं समीकरण भी बहुत माप तोल के रखे गए। अगर हम बीजेपी की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं ये 59 सीटों में से 21 उन्होंने ओबीसी को दी, 12 दलित, 10 ब्राह्मण, 8 ठाकुर, एक सिंधी समाज के नेता को टिकट दिया। सामने अगर हम समाजवादी पार्टी की बात करते हैं तो 59 सीटों में से उन्होंने 28 सीटें, सबसे अधिक सीटें ओबीसी को दी, 15 दलित को दी, 5 मुस्लिम को दी, 5 ब्राह्मण को दी, 2 ठाकुर को, 2 कायस्थ, एक सिख नेता को भी उन्होंने दिया। और इसमें ये पहली बार ऐसा देखा गया कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने 5 नेताओं को, ब्राह्मण नेताओं को एक साथ यहाँ पर उतारा। यानी हर एक दल अपनी ओर से प्रयास करता है कि कैसे भी करके जो जातिगत समीकरण है वो हाथ से ना चले जाए। यहाँ पर हमने चर्चा में ये भी लिया क्योंकि हमने बाहुबली शब्द कई बार सुना था, चुनाव के पहले भी और अभी भी हम कहीं ना कहीं रैली में भी या किसी ना किसी संबोधन में भी सुन ही लेते हैं, लेकिन सभी देते हैं। आखिर क्या जरूरत क्या पड़ती है? वैसे तो जनता है, सब जानती है, वो समझती भी है कि कहाँ मत देना है, कहाँ नहीं देना है, लेकिन मुद्दे क्या होंगे? यूपी में मुद्दा इस बार गन्ना का होगा या कहीं ना कहीं वो जिन्ना वाला मुद्दा आ जाएगा? काली टोपी वर्सेस लाल टोपी, जो भी हम सुनते आए थे चुनाव से पहले, हमने कई मर्तबा देखा कि कहीं ना कहीं हमें सिर्फ और सिर्फ स्थानिक मुद्दों के अलावा कुछ और ही जगह राजनीति जा रही है वो दिखाई दिया। अब देखना ये होगा कि यूपी में
तीसरे चरण में बीजेपी जो है वो अपनी सीटों का पुनरावर्तन कर पाती है, या कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी फिर से अपना गढ़ जो है वो काबू में कर लेती है, या फिर कुछ और होगा। तो दंगल देश का में अभी बस इतना ही। ज़्यादा जानकारी के लिए आप जुड़े रहे के न्यूज़ के साथ। नमस्कार।